मैं विजय यादव सर आरपीटीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात मानव पाचन तंत्र है, जो कि चित्र के माध्यम से आज समझा जाएगा। हाँ, तो देखिए आप लोगों का जो है ये ऑर्गन सिस्टम यानी कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र का आपका जो आरेखीय निरूपण है ये आपके सामने है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो मानव पाचन तंत्र होता है वो दो भागों में वर्गीकृत होता है, जिसमें पाचन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं, पाचन तंत्र के सहायक अंग होते हैं, अथवा उनको आप हेल्पर ग्लैंड या फिर सहायक ग्रंथियां कह सकते हैं। ठीक है, अब पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं या फिर उनकी परिभाषाएं क्या है, या फिर पाचन तंत्र के सहायक अंग कौन से हैं उनकी परिभाषाएं क्या है। तो वहां देखिएगा आपको कि पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग होते हैं, कह सकते हैं आप पाचन तंत्र के ऐसे अंग जिनमें से भोज्य पदार्थों का आवागमन होता है, यानी मुख में भोज्य पदार्थ ग्रास करने के उपरांत जो है जिन जिन अंगों से भोज्य पदार्थ का आवागमन होता है उनको पाचन तंत्र के मुख्य अंग कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मुख गुहा है, ग्रसनी है, यह आपका कंठ से होता हुआ ग्रासनली है, आमाशय है, ये ग्रहणी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है। इन सब अंगों से भोज्य पदार्थ का आवागमन होता है, अर्थात ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं। और अगर बात की जाए पाचन तंत्र के सहायक अंग कौन से हैं अथवा सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, तो उनको परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है कि पाचन तंत्र के ऐसे अंग जिनमें से भोज्य पदार्थ का आवागमन नहीं होता है, परंतु वे अपने हार्मोन्स अथवा अन्य एंजाइमों के माध्यम से भोज्य पदार्थ के पाचन में सहायक होती हैं। जैसे इसमें लार ग्रंथि है, यकृत है और अग्न्याशय है। ये तीन चीजें हैं, फिर से सुनिएगा, लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। ये तीन अंग या फिर कह सकते हैं आप तीन ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो कि भोज्य पदार्थ में अपने एंजाइमों के माध्यम से सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम क्रमवाइज अंगों का एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र के अगर आप देखेंगे मुख्य अंग और हेल्पर ग्लैंडों या फिर सहायक ग्रंथियों के माध्यम से आप देखिए तो सबसे पहले मुख गुहा है, फिर उसके उपरांत देखा जाए तो ये लार ग्रंथियां हैं, तो सहायक अंग है, फिर उसके बाद ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद फिर कंठ है, कंठ के बाद अगर आप आएंगे तो ये ग्रासनली ओजोफेगस है, फिर इसके उपरांत आप देखिए आमाशय है, आमाशय के बाद फिर इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा तो ये सी आकार की ग्रहणी है, ग्रहणी की आप जस्ट नीचे आएंगे तो उसकी बड़ी आंत के पीछे की साइड से है, ये छोटी आंत का सिस्टम है, और फिर इसके उपरांत अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत का संयोजन है, और फिर इसके बाद इस हिस्से को सीकम भी कहा जाता है। थोड़ा सा आप आएंगे तो ये सब बड़ी आंत का हिस्सा है। तो आज फिर हम लोगों को यह समझना है कि एक एक अंगों के बारे में उनका अध्ययन करना है, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो बताया गया है, उसकी परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि मनुष्य के चेहरे पर स्थित नासिका के नीचे दरारनुमा होठों द्वारा खुला हुआ भाग मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा में आप अनुभव करेंगे तो मुख गुहा की जो छत होती है उसको तालु कहा जाता है, और मुख गुहा का जो फर्श होता है उसको जिह्वा कहा जाता है। फिर इसके उपरांत अगर आप आएंगे तो जिह्वा में कुछ स्वाद कलिकाएं भी होती हैं, और स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हमें भोजन के विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान होता है, जिसमें बताया जाता है कि सबसे आगे की तरफ जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उनसे मीठे का ज्ञान होता है, फिर जो बगल की साइड की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं जिह्वा के उनसे खट्टे का ज्ञान होता है, और जो जिह्वा के पीछे की तरफ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उनसे तीखे का अनुभव होता है। और एक चीज और भी है, मनुष्य के मुख गुहा के अंतर्गत जो है वो एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है, जिसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं सूत्र के माध्यम से 23/21 23/2 = 32। ये टोटल दांतों की संख्या होती है, और यही वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र भी है, जिसमें आपको बता दें कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। बात की जाएगी सबसे पहले
मध्य स्थिति से, मुख गुहा की मध्य स्थिति से अगर आप बात करेंगे तो दोनों तरफ दो दो दांतों की संख्या होती है, जो कृंतक की होती है, फिर उसके बाद रदनक की होती है, फिर उसके बाद चवर्णक की होती है और फिर अग्र चवर्णक की होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 2 1 3 2 5 3 8, यानी एक साइड में ऊपर की तरफ 8 दांत की संख्या, फिर उसके बाद नीचे की तरफ वही 8 दांतों की संख्या है। क्योंकि ये मुख गुहा के आप देखेंगे दोनों हिस्से में दांतों की संख्या है, इसलिए गुणे 2 यानी 8 और 8 16 दूनी 32। ये आपके सामने दांतों की संख्या का विवरण है, जिसमें आपको बता दें कि कृंतक के द्वारा भोजन को काटने फाड़ने का काम किया जाता है, रदनक के द्वारा पीसने का काम किया जाता है, चवर्णक और अग्र चवर्णक के द्वारा उसको महीन करने का काम किया जाता है, भोजन को चबा के उसको लुगदी जैसा बनाया जाता है। तो हमने ये कहा है कि सबसे पहले मुख गुहा के बारे में, मुख गुहा के बाद फिर जिह्वा हुआ, फिर उसके बाद आपके ये दंत सूत्र हो गए, फिर इसके बाद पाचन तंत्र का अगला अंग आता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है मैक्सिमम 12 से 13 सेंटीमीटर की एक छोटी सी नली होती है, जो मुख गुहा के पिछले हिस्से से खुलकर और कंठ के ऊपर स्थित होती है। और फिर इसके बाद जो है ग्रसनी केवल और केवल भोज्य पदार्थ और श्वास के संवहन का कार्य करती है। तत्पश्चात स्वर उत्पादक यंत्र के रूप में उपस्थित मनुष्य के गले में कंठ नामक एक यंत्र होता है, जिसके अकॉर्डिंग स्वर का उच्चारण भी किया जाता है और फिर इसके साथ साथ भोजन और श्वास में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, अर्थात भोज्य पदार्थ को भोजन नली में ले जाने का काम और श्वास यानी वायु को जो है फेफड़े में प्रवेश कराने का, सामंजस्य जो स्थापित करने का काम है वो कंठ का होता है। तदुपरांत हम आते हैं पाचन तंत्र के अगले वाले अंग में, जिसका नाम ग्रास नली होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कंठ से शुरू होकर और डायाफ्राम यानी कह सकते हैं आप वक्ष गुहा को बेधती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है और अपने पिछले वाले हिस्से में आमाशय में आके खुल जाती है। आमाशय एक ऐसा पाचक अंग होता है जो कि जिसमें करीब करीब लाखों जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन लाखों जठर ग्रंथियों से तकरीबन पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ को, साथ में इसमें HCl अम्ल यानी कह सकते हैं आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उत्स्रावण होता है। और भोजन लगभग 3 से 4 घंटे अगर मांसाहारी भोजन हो तो 4 घंटे, नहीं तो लगभग कह सकते हैं आप 2.5 से 3 घंटे के बीच में शाकाहारी भोजन का पाचन आमाशय के अंतर्गत होता है। और इसी के कारण डॉक्टरों का भी कहना है कि कई बार भोज्य पदार्थ का एक समुचित मात्रा में आहार अगर ले लिया गया तो लगभग 2.5 घंटे के पहले फिर उसके बाद किसी भी प्रकार के जलपान ना लें, क्योंकि तब तक भोजन केवल आमाशय में ही रहता है। आमाशय में हमने जैसा बताया कि लाखों जठर ग्रंथियां होती हैं, जिनसे पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन को HCl अम्ल की उपस्थिति में लगभग 2 से 2.5 घंटे तक उनका पाचन करते हैं। फिर इसके बाद आप आगे आइएगा अगले वाले पाचक अंग पर, जिसका नाम है ग्रहणी। ग्रहणी के बारे में अगर बात करें तो ये सी आकार की ग्रहणी है और इसमें जो होता है भोज्य पदार्थ, उसके साथ साथ देखिएगा एक छोटी सी नली निकली हुई है, जो कि नली का एक हिस्सा आगे चल के 2 भागों में बढ़ गया है। एक अग्नाशय से जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला जो होता है वो यकृत से जुड़ा हुआ है। यकृत के जस्ट और उस नली के बीच में आप देखेंगे छोटी सी गोल संरचना है, जिसका नाम गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय है। फिर इसके बाद हमने कहा कि जैसे भोज्य पदार्थ मान लीजिए 2.5 से 3 घंटे का टाइम हो जाता है, फिर जब वो आगे बढ़ना शुरू होता है तो सी आकार की ग्रहणी में पहुंचता है। लेकिन सी आकार की ग्रहणी में पहुंचने के तदुपरांत तुरंत ही यकृत और अग्नाशय को सूचना मिलती है। एक चीज और भी जानिएगा, अग्नाशय में ही लैंगरहैंस की द्वीपकाएं भी पाई जाती हैं, कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं और इसी में अल्फा, बीटा, गामा ये 3 प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं उनसे ग्लूकागॉन नामक हार्मोन निकलता है और जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे ऑलरेडी इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। और आपको बता दें कि मधुमेह नामक जो बीमारी होती है वो इंसुलिन की अनियमितता से ही होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्नाशय में उपस्थित बीटा कोशिकाएं ही लेती हैं। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, हमने ये कहा कि जैसे ही भोज्य पदार्थ जो होता है सी आकार की ग्रहणी में पहुंचता है, वैसे ही यकृत को सूचना मिलती है और अग्नाशय को सूचना मिलती है। लेकिन यकृत
के पास एक पित्ताशय नामक छोटी सी थैली भी होती है, जो पहले से ही पित्तरस को बना के और पित्ताशय में संरक्षित किए रखता है। लेकिन अग्न्याशय जो होता है तुरंत सूचना प्राप्त करने के पश्चात यह इंसुलिन या फिर अन्य जो भी हार्मोन्स हैं उनका स्राव शुरू कर देता है। चूंकि आपको बता देंगे कि ये मिश्रित ग्रंथि है, तुरंत अपने हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए रक्त का भी प्रयोग कर सकती है अथवा नलिका का भी प्रयोग करती है। लेकिन यकृत जो होता है वो ऑलरेडी केवल नलिका का ही प्रयोग करता है, इसलिए वो पहले से ही पित्तरस का निर्माण किए रहता है। जैसे ही भोज्य पदार्थ सी आकार की ग्रहणी में पहुंचता है तो यहां से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, अन्य हार्मोन्स यहां पर पित्तरस और वापस भोजन में आकर यहां पर सी आकार की ग्रहणी में मिलकर फिर से पाचन होता है, जो कि क्षारीय माध्यम में होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में, और ये ग्रहणी में भोजन का पाचन जो होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। तदुपरांत हम आते हैं, यहां तक तो पाचन की क्रियाएं पूर्णतः स्पष्ट होती हैं। फिर इसके बाद छोटी आंत आती है। छोटी आंत में एक चीज और भी है कि ग्रहणी के अंतर्गत स्टियप्सिन और एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, जेठा लाइपेज ये आमाशय के लिए है, और ट्रिप्सिन और स्टियप्सिन नामक दो हार्मोन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी सी आकार की ग्रहणी की कोशिकाओं से निकलते हैं। फिर इसके बाद आपको हम ले आते हैं वापस छोटी आंत में। छोटी आंत में भोज्य पदार्थ के पाचन के लिए अगर देखा जाए तो सुक्रोज की शर्करा के लिए सुक्रेज, मैनेज, लैक्टेज, लाइपेज तमाम प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थ का पाचन करते हुए और साथ में उससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है इन्हीं आंत की दीवारों में ही माइक्रोविलाई यानी रसांकुर यानी छोटे छोटे उंगलीनुमा उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको रसांकुर कहा जाता है। वो ऊर्जा अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऊर्जा अवशोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो इन पाचन क्रियाओं से या फिर पाचन क्रियाओं के उपरांत निकलने वाले ऊर्जा अणु होते हैं उनका छोटी आंत में जो होता है वो एब्जॉर्बेशन होता है या कह सकते हैं आप अवशोषण होता है। साथ में एक छोटी सी बात और है कि जब छोटी आंत से होता हुआ भोज्य पदार्थ कह सकते हैं आप बड़ी आंत में आता है तो बड़ी आंत में थोड़ी सी मात्रा में जो शेष बचे हुए ऊर्जा अणु होते हैं उनका अवशोषण होता है। और उसके उपरांत अगर ध्यान दिया जाएगा तो बड़ी आंत में जल की मात्रा का अवशोषण होता हुआ कह सकते हैं आप भोजन विष्ठा यानी मल के रूप में गुदा में या फिर कह सकते हैं मलाशय में आकर संचित हो जाता है। और उसके उपरांत अनुकंपी तंत्र के उद्वेलन क्रिया के फलस्वरूप वो गुदा के रास्ते फिर शरीर से बाहर हो जाता है। एक चीज और भी बतानी है हमें, एक छोटा सा ऑर्गन जहां पर हमने अपेंडिक्स लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र नहीं कर पाया। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि यह कह सकते हैं आप जब आदि या फिर प्राचीन काल में जो मानव थे जो कच्चे मांस का सेवन करते थे या फिर उन सबसे या फिर कच्चे मांस के पाचन हेतु या फिर कह सकते हैं आप उस प्रकार की प्रतिक्रियाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपेंडिक्स के पास थी। परंतु वर्तमान समय में अपेंडिक्स यानी कृमि रोग परसिस्का जिसका हिंदी नाम है इसका कोई उपयोग नहीं है। यह मानव में एक कार्यविहीन और अनावश्यक अंग के रूप में स्थित है। हाँ तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी बाकी हैं पाचन तंत्र में जिसके बारे में बताया जाना शेष है। एक चीज और है कि मनुष्य में लाल ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र जरूर किया गया था, लेकिन हम आपको बता दें कि जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो ऑलरेडी 3 जोड़ी अर्थात 6 होती हैं। 6 में अगर ध्यान दिया जाए वो कहाँ कहाँ होती हैं तो बताया गया है, कुछ उनका नाम है 3 जोड़ियों में। तो फिर सबसे पहले जिसको हम कह सकते हैं आप कर्णमूल ग्रंथियां जो लगभग कान के समीप यहाँ पे स्थित होती हैं। फिर इसके ये वाली संख्या जो ये कर्णमूल ग्रंथियां, फिर कर्णपूर्व ग्रंथियां पैरोटिड जिसको ग्लैंड बोलते हैं। फिर इसके बाद आप आएंगे एक जोड़ी जो ग्रंथियां होती हैं वो जस्ट जिह्वा के नीचे होती हैं जिसको अधोजिह्वा कहते हैं। और शेष एक जोड़ी जो ग्रंथि होती है वो ऑलरेडी हम यानी यहाँ के पास कह सकते हैं आप यहाँ पे समीप में पाई जाती हैं जिसको अधोहन कहते हैं। तो ये हमारे लाल ग्रंथियों का नाम है कर्णमूल ग्रंथियां, अधोजिह्वा यानी जिह्वा के नीचे पाई जाने वाली। फिर उसके बाद अधोहन यानी कह सकते हैं आप यहाँ पे पाई जाने वाली। एक चीज और भी है, लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो लार होता है वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का स्रावन हो सकता है। लार ग्रंथियों के माध्यम से टोटल मात्रा में लगभग एक दिन के अंतर्गत 1.5 लीटर लार का स्रावन हो सकता है। और उसके उपरांत अगर हम बात करें
लार में जो पाया जाने वाला एक पाचक एंजाइम होता है जिसका नाम टायलिन होता है। और एक चीज और भी होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, क्योंकि हम लोग मुंह खोल के भोजन करते हैं और कुछ वायुमंडल में फैले विषैले या फिर कह सकते हैं रोगाणु, वायरस या फिर बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है उनका भक्षण करके या फिर उनको किसी भी प्रकार से मृत अवस्था में ले जाता है। लेकिन जो टायलिन एंजाइम होता है वो भोज्य पदार्थ में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है, अर्थात भोजन के पाचन की क्रिया जो होती है वो मुखगुहा से शुरू होती है और कह सकते हैं आप ये छोटी आंत तक होती है और कुछ मात्रा में बड़ी आंत से भी होती है, लास्टतः मलाशय तक पाचन क्रिया पूर्णतः अवरोधित हो जाती है। और फिर इसके बाद एक चीज और भी बतानी है आप लोगों को, जो पूरा अभी तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है, यह जीवन की प्रक्रियाओं से संबंधित पोषण से रिलेटेड है, यानी पोषण से संबंधित है। और पोषण के बारे में जहां तक जानना है कि मानव शारीरिक अंगों द्वारा या फिर मानव शारीरिक अंग तंत्रों द्वारा शरीर के लिए ऊर्जा उत्पादित करने की क्रिया ही पोषण कहलाती है। और पोषण क्रिया जो होती है वो निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होती है। 5 चरणों में एक पाचन भी एक ऐसी क्रिया है, लेकिन एक बार क्रमबद्ध सुनिएगा 5 चरणों का नाम। सबसे पहले उसका नाम है इनगेशन यानी अंतर्ग्रहण। पोषण क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है और 5 चरणों के अंतर्गत पहले इनगेशन है यानी अंतर्ग्रहण है, फिर इसके उपरांत आप पाचन जिसका नाम डाइजेशन है, फिर इसके बाद अवशोषण एब्जॉर्बेशन है, और फिर इसके उपरांत अगर आप ध्यान देंगे तो वो एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण है, और 5वां स्टेप जो है उसका नाम ईगेशन यानी बहिक्षेपण है। और आप ध्यान दीजिए तो ये 5 जो चरण है वो अपने मुखगुहा से शुरू होकर और ये गुदा यानी एनस तक ही संपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले इनगेशन यानी अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो भोज्य पदार्थ को शरीर के अंतर्गत प्रविष्ट कराने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब कुछ जंतुओं में क्या होता है कि मुख मैंडिबल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं आप उनके पास एंटेनी होती है या फिर स्पर्शक होते हैं, उनको उनके माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। लेकिन मनुष्य एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने भोज्य पदार्थ को अपने ही हाथ से निवाले के रूप में बनाकर और फिर उसके उपरांत अपने ही हाथ के माध्यम से मुखगुहा के अंतर्गत प्रविष्ट कराता है। तो यानी इरिगेशन की जो परिभाषा है, भोज्य पदार्थ को शरीर के अंतर्गत प्रविष्ट कराने की क्रिया कह सकते हैं आप अंतर्ग्रहण कहलाती है। दूसरा स्टेप पाचन है। पाचन बताया जाता है कि शरीर में प्रविष्ट भोज्य पदार्थ के जटिलतम एवं अघुलनशील अणुओं को सरलतम एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया जो होती है वो पाचन कहलाती है। और पाचन क्रिया को संचालित करने के लिए ही ये पाचन तंत्र है या फिर पाचन तंत्र के ये जो अंग हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरा स्टेप जो है उसका नाम अवशोषण है। और अवशोषण में हमने जहां तक बताया था आप लोगों को ना कि छोटी आंत में कुछ माइक्रोबिलाई यानी रसांकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसके बारे में जहां तक बताया जाता है कि पाचन उसकी परिभाषा यानी कह सकते हैं आप अवशोषण की, पाचन क्रिया के उपरांत प्राप्त ऊर्जा अणु को रसांकुरों द्वारा अवशोषित करने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। फिर इसके उपरांत अगला स्टेप है एसिमिलेशन स्वांगीकरण, जिसका हमने कहीं इसमें जिक्र नहीं किया है। तो उसकी परिभाषा ये है कि अवशोषित ऊर्जा अणु का जीव द्रव्य में समावेशित करने की क्रिया, जीव द्रव्य मतलब समझते हैं आप लोग प्रोटोप्लाज्म, जो कि किसी भी जीवन की भौतिक आधारशिला है, वहीं से ऊर्जा अणु का कह सकते हैं आप उपयोग जो होता है वो शारीरिक अंगों के माध्यम से होता है। तो बताया गया है कि अवशोषित ऊर्जा अणु का जीव द्रव्य में समावेशित कर लेने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। फिर इसके उपरांत सबसे लास्ट जो 5वीं परिभाषा है या फिर कह सकते हैं आप जो 5वां चरण है वो ये है कि ईगेशन यानी बहिक्षेपण। तो बताया जाता है कि मलाशय में स्थित विष्ठा के रूप में वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ये बहिक्षेपण है।